हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम शुरू करने वाले हैं क्लास 8 सोशल साइंस का जो थर्ड चैप्टर है द राइज ऑफ मराठास, मराठों का उदय। ये जो चैप्टर है आज इस वीडियो में हम डिटेल में समझने वाले हैं। मराठा हिस्ट्री हम सबके लिए जानना ज़रूरी है और इसी के बारे में इस चैप्टर में बताया गया है कि इसका राइज कैसे हुआ और किस तरह से ये मराठा साम्राज्य किस तरह से फैला और उसका जो पावर है या फिर उसकी जो एंड कैसे हुआ, ये इस चैप्टर में पूरा बताया हुआ है। तो चैप्टर को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा। सबसे महत्वपूर्ण सूचना ये है कि इस चैप्टर को मैंने 5 भागों में डिवाइड किया है। तो पाँचों ही भाग के जो लिंक्स है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे, वहाँ पर जाकर आप हर एक पार्ट को अच्छे से समझ सकते हैं। चलिए फिर बिना वक्त गवाए शुरू करेंगे आज का फर्स्ट पार्ट जो है द राइज ऑफ द मराठास। इसका फर्स्ट पार्ट डिटेल में समझने के लिए चैप्टर नंबर 3 द राइज ऑफ द मराठास, मराठों का उदय। इस चैप्टर की शुरुआत में आप देखते हैं कि एक स्टेटमेंट दिया हुआ है रामचंद्र पंत अमात्य, इनका आज्ञा पत्र 1715 से ये लिया गया है। तो इसमें क्या दिया, देखिए क्या बोल रहे हैं रामचंद्र पंत अमात्य, यहाँ पे समझेंगे। अमंग द मर्चेंट्स, व्यापारियों में, द हैट वेयरर्स मीन्स जो टोपी पहनने वाले हैं, जैसे कि द पोर्तुगीज, द इंग्लिश, द डच, द फ्रेंच एंड द डेन्स। डेन्स किसे कहा जाता है, जो डेनमार्क के रहने वाले लोग, उन्हें डेन्स कहा जाता है। ऑल्सो कंडक्टेड, अभी ये जो सब टोपी पहनने वाले हैं, पोर्तुगीज, इंग्लिश, डच, फ्रेंच, डेन्स, ये भी क्या करते थे, व्यापार करते हैं। बट दे आर नॉट लाइक अदर मर्चेंट, मगर ये व्यापार करते हैं मगर वो अन्य व्यापारियों जैसे नहीं है। अभी यहाँ पर रामचंद्र पंत अमात्य ऐसा क्यों कह रहे हैं कि वो बाकी व्यापारियों जैसे नहीं है, इसका रीजन आपको आगे दिखाई देगा। देखो, they are fully intent on entering this land, increasing their territory and propagating their religion। अभी वे जो लोग हैं, ये सब जो हैट वेयरर है, टोपी पहनने वाले जो व्यापारी है, वे इस भूमि में घुसना चाहते हैं। दे आर फुली इंटेंट ऑन इंटरिंग दिस लैंड, वो इस भूमि में घुसना चाहते हैं। इंक्रीजिंग देयर टेरिटरी, उनका क्षेत्र बढ़ाना चाहते हैं, और साथ ही साथ प्रोपोगेटिंग देयर रिलीजन, और साथ ही साथ धर्म प्रसार वो करना चाहते हैं इस भूमि में घुसकर। दे आर ऑब्स्टिनेट पीपल, ऑब्स्टिनेट मीन्स जिद्दी। वे लोग जो है, ये जो हैट वेयरर है, टोपी पहनने वाले, ये जो मैंने आपको बताया, ये कैसे तो जिद्दी लोग हैं। ऑब्स्टिनेट मीन्स जिद्दी। एंड नेवी एंड गन पाउडर आर देयर चीफ वेपन, ये जिद्दी तो है, उसके साथ साथ नेवी मीन्स नौसेना, और उनके पास जो गन पाउडर है, बारूद है, ये उनके मुख्य हथियार है, चीफ वेपन से। दैट ट्रैफिक शुड बी कंट्रोल, ओके, उनका जो आवागमन है, उनका जो ट्रैफिक है, उस पर नियंत्रण होना चाहिए। एंड दे शुडंट बी अलाउड टू बिल्ड स्ट्रॉन्ग बिल्डिंग्स, ओके, उनके आवाजाही पर या फिर आवागमन पर नियंत्रण होना चाहिए। साथ ही साथ उन्हें जो ये जो मजबूत इमारतें बना रहे हैं, उनको अनुमति नहीं देनी चाहिए। दे शुडंट अलाउड, उनको अनुमति नहीं मिलनी चाहिए स्ट्रॉन्ग बिल्डिंग्स मीन्स मजबूत इमारतें बनाने के लिए, ऐसा रामचंद्र अमात्य कहते हैं आज्ञा पत्र में 1715 में। इस स्टेटमेंट के बाद आप देख सकते हैं कि एक फिगर दिखाया है, फिगर 3.1 रायगढ़ फोर्ट का ये चित्र है। महाराष्ट्र में ये रायगढ़ फोर्ट है। With the grand entrance to the palace where Chhatrapati Shivaji Maharaj was crowned in 1674, making the formal beginning of Maratha Empire। अभी ये जो रायगढ़ किला है महाराष्ट्र का, ये वहाँ पे एक भव्य दरवाजा आपको दिखाई दे रहा है। देखो, प्रवेश द्वार है ये भव्य ऐसा, और यही इसी रायगढ़ पर जहाँ पे छत्रपति शिवाजी महाराज जो है वो क्या बने थे, तो उनका राज्याभिषेक हुआ था, वो राजा बने थे, वो छत्रपति बने थे। वॉज क्राउन इन 1674, कब बने थे उनका राज्याभिषेक कब हुआ था, 1674 को उनका राज्याभिषेक हुआ था और वो छत्रपति बने थे यहीं पर रायगढ़ पे ही। और इसी से मार्किंग द फॉर्मल बिगिनिंग, ये एक औपचारिक शुरुआत मानी जाती है किसकी, तो मराठा एम्पायर की। कौन सी औपचारिक शुरुआत मानी जाती है, 1674 को, जब छत्रपति शिवाजी महाराज का यहाँ पे क्या हुआ था, राज्याभिषेक हुआ था। Who were the Marathas? How did they manage to become the largest pan-Indian power before the British took over? मराठा कौन थे और ब्रिटिश आने से पहले वो पैन इंडिया पावर कैसे बने। पैन इंडियन पावर मीन्स अखिल भारतीय साम्राज्य वो कैसे बने, ये क्वेश्चन का आंसर भी हमें यहाँ से मिल सकता है। सेकेंड क्वेश्चन है, देखो,
व्हाट वर सम फीचर्स ऑफ देयर गवर्नेंस, उनके शासन की मुख्य विशेषताएं क्या थी। गवर्नेंस मीन्स शासन जिसे बोल सकते हैं, तो उसकी क्या खासियत थी, उनके क्या फीचर्स थे, विशेषताएं थी। व्हाट इम्पैक्ट डिड द मराठा एम्पायर लीव इन इंडियन हिस्ट्री, मराठा साम्राज्य ने भारतीय इतिहास में क्या प्रभाव छोड़ा, क्या इन्फ्लुएंस रहा, क्या इम्पैक्ट रहा, क्या प्रभाव रहा मराठा साम्राज्य का भारत के इतिहास में। इनके आंसर कुछ हमें यहाँ पे मिलेंगे। चैप्टर की शुरुआत में ही आप देख सकते हैं कि मराठा एम्पायर की एक टाइमलाइन दी है जिसे हम समय रेखा कह सकते हैं। तो इसकी शुरुआत हो रही देखो 1630 से, बर्थ ऑफ शिवाजी महाराज के जन्म से इसकी शुरुआत हो रही है। उसके बाद 1646 बिगिनिंग ऑफ शिवाजीज रूल, शिवाजी महाराज के शासन की शुरुआत यहाँ से हुई 1646 से। एट द एज ऑफ 16 समझ सकते हैं आपकी 16 साल की उम्र में उन्होंने उनके शासन की उन्होंने शुरुआत की थी। 1657 उसके बाद फाउंडिंग ऑफ द मराठा नेवी, फाउंडिंग मीन्स क्या करना, तो स्थापना करना। किसकी स्थापना की उन्होंने, मराठा नेवी की, मराठा नौसेना की स्थापना उन्होंने की 1657 को। 1666 इम्प्रिजनमेंट एट एंड एस्केप फ्रॉम आगरा, आगरा में क्या किया गया, उनको शिवाजी महाराज को कैद किया गया और वहाँ से वो भाग कर आ गए, या फिर वहाँ से वो बाहर निकलने में सफल हो गए 1666 को। 1666 को उसके बाद देखो 1674 छत्रपति शिवाजी महाराज कोरोनेशन एट रायगढ़। 1674 में उनका कोरोनेशन हुआ, मीन्स राज्याभिषेक हुआ। कोरोनेशन मीन्स राज्याभिषेक हुआ 1674 में, और वो छत्रपति बन गए कहाँ पे, रायगढ़ में। ये कोरोनेशन सेरेमनी हुई। 1677, अब ये 1677 ईयर जो है वो क्यों महत्वपूर्ण है, तो दक्षिणा दिग्विजया, ओके, कॉन्क्वेस्ट ऑफ द साउथ, दक्षिण भारत की विजय यात्रा उन्होंने की, दक्षिण दिग्विजय उन्हें भी कहा जाता है इसकी वजह से। 1680 डेथ ऑफ शिवाजी महाराज, 1680 में उनकी डेथ हो गई छत्रपति शिवाजी महाराज की। उसके बाद 1682 से लेकर 1707 तक मुगल मराठा वॉर चले, मुगल मराठा वॉर हुए, मीन्स युद्ध हुआ उनके बीच में। उसके बाद दिया देखो 1754 में क्या हुआ, बिगिनिंग ऑफ मराठा कंट्रोल ओवर दिल्ली। 1754 में मराठाज ने क्या करना शुरू कर दिया, तो दिल्ली पे कंट्रोल बनाना शुरू कर दिया। उसके बाद 1761 को बैटल ऑफ पानीपत हुआ और मराठा इस बैटल ऑफ पानीपत में हार गए, अंडरस्टैंड। 1775 से लेकर 1782 तक फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर, मीन्स मराठा और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में वॉर हुआ, और इसमें फर्स्ट जो एंग्लो मराठा वॉर था उसमें मराठा जीत गए। उसके बाद फिर से सेकेंड और लास्ट इमीडिएटली थर्ड वॉर के बारे में दिया है, देखिए 1818 का बताया साल। थर्ड एंग्लो मराठा वॉर, एंड ऑफ मराठा पावर, तीसरा जो एंग्लो मराठा मीन्स ब्रिटिश और मराठास के बीच में जो वॉर हुआ उसमें मराठास हार गए और उनकी पावर जो है, उनकी जो सत्ता है वो यहाँ पे खत्म हो गई। ये टाइमलाइन यहाँ पे दिखाई है। हु आर द मराठास, मराठास कौन है, तो क्या दिया देखिए, द मराठास आर अ ग्रुप ऑफ पीपल नेटिव टू द डेक्कन प्लेट्यू, मोर स्पेशली प्रेजेंट डे महाराष्ट्र। मराठा एक ऐसे लोगों का समूह है जो डेक्कन प्लेट्यू मीन्स कहा, दक्षिण भारत का जो पठारी क्षेत्र है वहाँ पर वो रहते हैं। आपने 7th स्टैंडर्ड में भी डेक्कन प्लेट्यू के बारे में सुना है। तो डेक्कन प्लेट्यू में रहने वाले जो लोग हैं मराठास है, और स्पेसिफिकली कहाँ पे, महाराष्ट्र का जो राज्य है आज का महाराष्ट्र राज्य, वहाँ पर वो रहते हैं। दे आर आइडेंटिफाइड विद द लैंग्वेज दे स्पीक, और ये जो मराठास है ये उनकी वो जो भाषा बोलते हैं, आइडेंटिफाइड विद, उनकी पहचान उस भाषा से होती है जो भाषा वो बोलते हैं। तो मराठी भाषा वो बोलते हैं, उन्हें मराठास कह सकते हैं। विच हैज़ हैड अ रिच एंड कंटिन्यूस लिटरेरी हिस्ट्री सिंस द 12th सेंचुरी। अब ये जो मराठी भाषा बोल रहे हैं, ये जो मराठी भाषा है ये कैसी समृद्ध ऐसी भाषा है, रिच में समृद्ध ऐसी वो भाषा है, और कंटिन्यूस लिटरेरी हिस्ट्री, और इस मराठी भाषा के पास एक लिटरेरी हिस्ट्री में साहित्यिक इतिहास है। कब से, 12th सेंचुरी से, मीन्स इसमें इस भाषा का साहित्यिक इतिहास
12th सेंचुरी से चलता हुआ आया है। लिटरेरी हिस्ट्री मीन्स मतलब होता है साहित्यिक इतिहास, और ये साहित्यिक इतिहास कैसे है तो हिस्टोरिकल डेवलपमेंट, ऐतिहासिक जो डेवलपमेंट होता है राइटिंग में, प्रोज और पोएट्री में, उसे हम बोल सकते हैं थी लिटरेरी हिस्ट्री। In this chapter, we will see them rise as a powerful political entity that will alter the course of Indian history. अब इस चैप्टर में, इस अध्याय में हम देखेंगे कि कैसे मराठा जो है, we will see them rise, हम मराठास के एक जो मराठा जो किस तरह से एक पावरफुल पॉलिटिकल इंटाइटी के रूप में उभरे और भारत के इतिहास की दिशा को किस तरह से उन्होंने बदल दिया। कोर्स, अल्टर द कोर्स मीन्स जो भारत की जो दिशा है इतिहास की, उसे किस तरह से बदल दिया, ये आप इस चैप्टर में हम देखने वाले हैं। ओके, पॉलिटिकल इंटाइटी मीन्स राजनीतिक शक्ति किस तरह से वो बना पावरफुल, शक्तिशाली, ये हम इस चैप्टर में देखेंगे। और किस तरह से भारत के इतिहास की जो दिशा है उन्होंने किस तरह से बदल दी, ये भी हम इसमें समझेंगे। ड्यूरिंग द 13th सेंचुरी, ओके, 13वीं शताब्दी के दौरान, मोस्ट ऑफ द महाराष्ट्र वॉज रूल्ड बाय द यादवा डायनेस्टी विद देवगिरी प्रेजेंट डे दौलताबाद एज इट्स कैपिटल। अभी 13वीं शताब्दी के दौरान महाराष्ट्र के जो ज़्यादातर हिस्से थे उस पर किसका राज था, किसका शासन था, यादवा डायनेस्टी मीन्स यादव वंश का वहाँ पे शासन था। और इनकी जो राजधानी थी वो क्या थी, देवगिरी। आज का जो प्रेजेंट डे दौलताबाद है ये उनका क्या था, राजधानी था। अंडरस्टैंड। तो इस तरह से आगे क्या दिया देखिए। ओके, उसके पहले ये दो इमेजेस दिए वो समझ लेते हैं। एक जो पहली इमेज दिख रहा है आपको फिगर 3.3, दैट इज संत रामदास की ये इमेज है। और फिगर 3.4 जो है दैट इज अ पोस्टल स्टैम्प शोइंग संत तुकाराम जी का ये पोस्टल स्टैम्प है। अंडरस्टैंड। इन द अर्ली 14th century, यादवा डायनेस्टी वॉज ओवरकम बाय द खिलजी सल्तनत फ्रॉम दिल्ली। अभी 14वीं शताब्दी की शुरुआत में क्या हो गया, यादवा डायनेस्टी मीन्स यादव वंश जो है इट वॉज ओवरकम बाय द खिलजी सल्तनत फ्रॉम दिल्ली। यादव वंश को दिल्ली की जो खिलजी सल्तनत है उन्होंने हरा दिया। अमिड्स सच पॉलिटिकल चेंजेस द कल्चरल ट्रेडिशंस कंटिन्यूड, पर्टिकुलरली दोज रिलेटेड टू भक्ति, डिवोशन टू द डिवाइन और पर्टिकुलर डीटी। अभी ये जो सब राजनीतिक बदलाव चल रहे थे, इसके बीच में द कल्चरल ट्रेडिशंस कंटिन्यूड, सांस्कृतिक परंपराएं जारी रही थी। पर्टिकुलरली दोज रिलेटेड टू भक्ति, खास कर वो परंपराएं जो भक्ति से जुड़ी हुई थी। दोज रिलेटेड टू भक्ति का मतलब डिवोशन टू द डिवाइन और अ पर्टिकुलर डीटी, ईश्वर या किसी विशेष देवता के प्रति समर्पित रहना। ये जो भक्ति मूवमेंट थी वो वहाँ पर चल रही थी इन सब पॉलिटिकल चेंजेस के बावजूद भी। बिटवीन द 7th and the 17th century, for the spiritual upliftment, saints and seekers from several parts of India prefer the path of bhakti to merely external ritualism। इसका मतलब होता है कि 7वीं शताब्दी से लेकर 17वीं शताब्दी के बीच में फॉर स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट का मतलब होता है आध्यात्मिक उत्थान। स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट के लिए भारत के जो कई हिस्से हैं वहाँ के जो सेंट और सीकर्स है, सेंट मीन्स जिसे हम बोलते हैं संत और सीकर्स मीन्स साधक, ये जो है वो क्या कर रहे थे तो दे फ्रॉम द सेवरल पार्ट ऑफ इंडिया, अलग अलग जो भारत के अलग अलग भाग है, अलग अलग हिस्से हैं, वहाँ के संत और साधक क्या कर रहे थे तो दे प्रेफर द पाथ ऑफ भक्ति। उन्होंने क्या किया तो प्रेफर किया किसे, भक्ति को। किसकी जगह पे, टू मेयरली एक्सटर्नल रिचुअलिज्म, जो बाहरी रूढ़ियाँ है, बाहर के जो कर्मकांड है उसकी जगह पे उन्होंने भक्ति मार्ग को ज़्यादा पसंद किया। अंडरस्टैंड। कहा कि इंडिया के ही सेंट्स और जो सीकर है, साधक, उन्होंने बाहरी जो ये थे क्या वो सब बोल सकते हैं रूढ़ियाँ थी। अंडरस्टैंड। एक्सटर्नल रिचुअलिज्म जिसे बोल सकते हैं, उसकी जगह पे भक्ति को उन्होंने एक्सेप्ट किया, भक्ति मार्ग को उन्होंने प्रेफर किया, पसंद किया। These saints coming from diverse sections of society composed devotional songs and poetry in the languages of the masses, which allowed their message to travel far and wide। अब ये जो संत थे वो समाज के अलग अलग वर्ग से आते थे, डाइवर्स सेक्शन ऑफ सोसाइटी, अलग अलग वर्ग से वो ताल्लुक़ रखते थे या फिर उससे वो आते थे, और कंपोज डिवोशनल सॉन्ग, भक्ति गीत
या और पोएट्री मीन्स कविताएं ये लोग लिखते थे। और ये किस में लिखते थे डिवोशनल सॉन्ग्स और पोएट्री? इन द लैंग्वेजेस ऑफ मासेस। ऐसे लोग, आम लोगों की जो भाषा है उसमें वो लिखते थे। और इसका फ़ायदा क्या होता था? विच अलाउड देयर मैसेजेस टू ट्रैवल फार एंड वाइड, जिससे उनके जो संदेश है वो बहुत दूर दूर तक पहुंच सकते थे। इसका ऐसा मतलब यहाँ पर हो रहा है। लेट्स एक्सप्लोर, कुछ आपको ढूंढना है। तो क्या ढूंढना है आपको? आपके लिए टास्क है ये। हैव यू एवर हर्ड द टर्म भक्ति? क्या आपने कभी भक्ति शब्द सुना है? वॉट डज इट मीन टू यू? यह शब्द आपके लिए क्या मतलब रखता है? चूज अ भक्ति सेंट फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ इंडिया एंड लर्न अबाउट देयर लाइफ, देयर टीचिंग्स एंड द मैसेज दे शेयर्ड। आपको क्या करना है फिर? भारत के किसी भी भाग के एक भक्ति संत को चुनना है, अंडरस्टैंड, एंड लर्न अबाउट देयर लाइफ, और उनकी जीवन, देयर टीचिंग मीन्स उनकी शिक्षा, उसके साथ साथ उन्होंने जो संदेश दिए उसके बारे में आपको जानना है। यू कैन ऑल्सो फाइंड वन ऑफ देयर पोएम्स और भजन्स एंड शेयर इट विथ योर क्लासमेट। आप क्या कर सकते हैं? उनकी कोई भी एक कविता ढूंढिए या फिर भजन ढूंढ सकते हैं और उसे आपके दोस्तों के साथ, आपके क्लासमेट के साथ आपको साझा करना है। कोई भी एक भक्ति मूवमेंट का कोई भी एक जो है सेंट है उसके बारे में फाइंड आउट कीजिएगा। उसके बाद है दिया, देखो, इन महाराष्ट्र मेनी सेंट्स लाइक ज्ञानेश्वर, नामदेव, तुकाराम, रामदास एक्सेट्रा गेन पॉपुलरिटी एट दिस टाइम। महाराष्ट्र में उस समय ज्ञानेश्वर, नामदेव, तुकाराम, रामदास जैसे कई संत प्रसिद्ध हुए। दे हेल्प ट्रांसलेट इम्पॉर्टेंट टेक्स्ट like the Upanishads and the Bhagavad Gita into Marathi, making their philosophy accessible to the people। अभी ये जो महान ऐसे संत होकर गए महाराष्ट्र में, उन्होंने क्या किया? तो उपनिषद और भगवद गीता जो है ऐसे जो महत्वपूर्ण ऐसे ग्रंथ है उनका मराठी भाषा में अनुवाद किया। और इसका फ़ायदा क्या हुआ? मेकिंग देयर फिलोसॉफी एक्सेसिबल टू द पीपल। इन सब का अनुवाद करने के बाद में जो आम लोग हैं इनको इन ग्रंथों की बातें समझ में आने लगी। ये जो ग्रंथ लिखे उपनिषद और भगवद गीता, इसके अर्थ उन्हें समझ में आने लगे, उनके बारे में उन्हें समझने लगा। सम ऑल्सो फोकस्ड ऑन सोशल ऑर्गेनाइजेशन एंड पॉलिटिकल अवेयरनेस सिमिलर टू द सिख गुरुज। कुछ जो संत थे उन्होंने समाज की व्यवस्था, जिसे हम बोल सकते सोशल ऑर्गेनाइजेशन, और पॉलिटिकल अवेयरनेस मीन्स राजनीतिक जागरूकता पर भी ध्यान दिया। जिस तरह से सिख गुरुओं ने दिया था उस तरह से बहुत सारे संतों ने, मराठी संतों ने, महाराष्ट्र के संतों ने भी क्या किया? तो इस पर ध्यान दिया। एज ए रिजल्ट इसका परिणाम यह हुआ कि द सोसाइटी एक्वायर अ सॉलिड कल्चरल फाउंडेशन। इसका परिणाम यह हुआ कि समाज को एक मजबूत सांस्कृतिक आधार मिला। स्ट्रॉन्ग सॉलिड कल्चरल फाउंडेशन, मजबूत सांस्कृतिक आधार मिला। which later helped the Marathas to organize themselves into a political power, जिसके आगे चलकर मराठाओं को एक राजनीतिक शक्ति के रूप में संगठित होने में मदद मिली। इस कल्चरल फाउंडेशन की मदद मराठास को हुई, किस लिए? एक पॉलिटिकल पावर बनने के लिए, शक्तिशाली पॉलिटिकल पावर बनने के लिए। बाय द 17th सेंचुरी, 17वीं शताब्दी तक, some Maratha chiefs made early attempt at establishing sovereignty but they proved unsuccessful। कुछ मराठा सरदारों ने खुद की एक स्वतंत्र ऐसी सत्ता स्थापित करने की कोशिश की, मगर वो क्या रहे तो सफल नहीं हुए उसमें। they proved unsuccessful until शिवाजी rose to power and brought the Marathas together। जब तक कि छत्रपति शिवाजी महाराज सत्ता में नहीं आए और उन्होंने मराठों को एकजुट नहीं किया, तब तक कोई सक्सेसफुल नहीं हुआ, कोई भी सफल नहीं हो सका। बट हु वॉज शिवाजी? मगर शिवाजी कौन थे? हु वॉज छत्रपति शिवाजी महाराज? छत्रपति शिवाजी महाराज कौन थे? इसका आंसर भी अभी हम आगे वाले पॉइंट में देखने वाले हैं। तो आज का ये जो फर्स्ट पार्ट है अपना, यहीं पे हम खत्म कर रहे हैं। आगे के जो पार्ट है उसमें हम देखेंगे कि फाउंडेशन ऑफ मराठा पावर एंड द राइज ऑफ शिवाजी। ओके, आई होप आपको यहाँ तक वीडियो अच्छे से समझ में आ गया है। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपको बता दूं कि NCERT का इंग्लिश और सोशल साइंस की वीडियो में बना रहा हूँ, तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जो ज़रूरतमंद है उनको ज़रूर अपनी वीडियो भेजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। देखते रहिए सुबोध फाउंडेशन हिंदी, ये अपना YouTube चैनल। तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।